नमस्कार मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में आपको स्वागत है। बिहार बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए म्यूजिक क्लास पार्ट 7 लेकर के आपके पास आए हैं। आप वीडियो को अंतिम समय तक अवश्य देखें तथा कम समय में अधिक से अधिक वीडियो देखने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम प्रीमियम टाइम लगाते हैं उस टाइम में आप रेडी रहिए और यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप आंसर जरूर देते रहिए। इससे फायदा आपको यह है कि क्वेश्चन के साथ यदि यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में यदि आप आंसर दे देते हैं तो आपको उस प्रश्न का आंसर 100% याद हो जाएगा। अतः बिना समय गवाए हुए आज के प्रथम प्रश्न पर ध्यान दीजिए। वैदिक काल में गंधर्व किन्नर गायन में जिस ताल का प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? अर्थात वैदिक काल में गंधर्व किन्नर गायन में किस ताल का प्रयोग करते थे? तो इसका ए में आपको है बच्चों प्रस्तवा, बी में है चाणूक, सी में है आपको हुंकार और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों। अब बताइए, इसीलिए गैपिंग कुछ हम देरी देते हैं कि तब तक कमेंट बॉक्स में आप आंसर दे दें। इसका आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर चाणूक्य। क्या हो जाएगा? चाणूक्य। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा। जो गायन क्रिया में निपुण हो उसे क्या कहते हैं? यदि आप म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए। जो गायन क्रिया में निपुण होता है उसे क्या कहते हैं? जैसे ए में आपका है गायक, बी में है खलनायक और सी में है पंडित और डी में है कलावंत। तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि गायक है, जो गायन क्रिया में निपुण होता है उसे क्या कहते हैं? गायक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? ए में आपका 49, बी में है 42, सी में है 32 और डी में है 60 है। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में लगातार देते रहिए। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। ये कहने का मतलब है 49। एक बार पुनः बोलिए, मतंग ने कितने प्रबंधों का वर्णन किया है? तो कितना टिक और करिएगा? 49 है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि सामगान के मुख्य भाग कितने हैं? सामगान के मुख्य भाग कितने हैं? तो ए में आपका है 5, बी में है 4, सी में है 8 और डी में है 3। बताइए क्या आंसर होगा? सामगान के मुख्य यहाँ पर लिखाएगा, गलत लिखा गया मुख्य। सामगान के मुख्य, ठीक है, सामगान के मुख्य भाग कितने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर, मतलब 3 है। सामगान के मुख्य भाग कितने हैं? तो कितना हो जाएगा? 3 है। माया, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, माया मालव गौंड राग, माया मालव, यहाँ पर गलत लिखा गया माया मालव। देखिएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों, मिस्टेक लिखा गया है कि माया मालव गौंड राग, माया मालव गौंड राग उत्तरी भारत के किस राग के समान है? माया मालव गौंड राग जो है उत्तरी भारत के किस राग के समान है? ए में आपका है भैरव, बी में है काफी, सी में है भैरवी, डी में है मारवा। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि भैरव। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक पद्धति में प्लुत, आधा प लिखाएगा, ध्यान दीजिएगा। कर्नाटक पद्धति में प्लुत के लिए कितने मात्रा माने गए हैं? कितने मात्रा माने गए हैं? ठीक है, कितने मात्रा माने गए हैं? ए में है 12, बी में है 16, सी में आपका है 15 और डी में है 4। बताइए इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 12। कितना आंसर हो जाएगा? 12। कर्नाटक पद्धति में प्लुत के लिए कितने मात्रा माने गए हैं?
कितना टिक और करिएगा 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में कौन से नृत्य प्रचलित थे? वैदिक काल में कौन से नृत्य प्रचलित हैं? ए में है रजु नृत्य, बी में है पुष्प नृत्य, सी में है कथक और डी में है ए और बी दोनों सही है। अर्थात इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि वैदिक काल में रजु नृत्य तथा पुष्प नृत्य दोनों ही प्रचलित थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि भरत ने कितने राग और रागनी को माना है, या भरत ने कितने राग और रागनी को बताया है? तो ए में आपका है 6 राग 30 रागनी, बी में है 6 राग 36 रागनी, सी में है 5 राग 36 रागनी और डी में है 6 राग और 35 रागनी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है कि 6 राग तथा 30 रागनी। अर्थात भरत ने कितने राग और रागनी को बताया है? तो 6 और 30, मतलब राग 6 और रागनी 30 है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, निम्न में से गायक का एक गुण नहीं है, मतलब आपको ऑप्शनली क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा ऐसा गुण जो गायक में नहीं होना चाहिए। ए में आपको है सुरीला गाना, ये तो होना चाहिए। बी में है लापरवाही गाना, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है, लापरवाही से गाना नहीं गाना पड़ेगा गायक को। सी में है एकग्रित चित होकर गाना और डी में है स्वर श्रुति का ज्ञान। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? बी नंबर। आंसर क्या हो जाएगा? बी। बी कहने का मतलब है कि निम्न में से गायक का एक गुण नहीं है, तो क्या टिक करिएगा? इसका आंसर हो जाएगा कि उसको लापरवाही नहीं होना चाहिए, लापरवाह गाना नहीं गाना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था? ए में आपका संतूर, बी में है गिटार, सी में है विंजू और डी में है बीना। तो आपको आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी नंबर। अर्थात वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था? तो बीना का। व से वैदिक, व से बीना, ऐसे भी याद रख सकते हैं आप। वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था? तो बीना का। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि काफी राग कर्नाटक के किस राग के समान है? काफी राग जो है कर्नाटक के किस राग के समान है? ए में है आपको हनुमंत तोड़ी, बी में है हंस ध्वनि, सी में है खरहर प्रिया और डी में है मेघ। बताइए क्या आंसर होगा? इसका आंसर हो जाएगा बच्चों खरहर प्रिया। खरहर प्रिया, मतलब कहने का मतलब है कि सी नंबर। क्या आंसर हो जाएगा? सी नंबर। काफी राग कर्नाटक के किस राग के समान है? तो खरहर प्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है, वैदिक संगीत कितने भागों में बांटा गया है? बांटा गया है। ठीक है, वैदिक संगीत कितने भागों में बांटा गया है? तो ए में आपका ऑप्शन है मित्रों 5, बी में है 3, सी में है 6 और डी में है 7। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्या हो जाएगा? डी। डी कहने का मतलब है कि वैदिक संगीत कितने भागों में बांटा गया, तो कितना टिक करिएगा? 7। ठीक है, कितना? 7। नेक्स्ट प्रश्न है कि वैदिक संगीत कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में बांटा गया है? इसका आंसर आपको बिफोर अभी बता दिया गया था कि आंसर इसका कितना हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि 7। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि भरत ने कितने राग और रागनी को माना है, या भरत के अनुसार कितने राग और रागनी हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 6 राग और 30 रागनी। 6 राग और 30 रागनी। अर्थात कहने का मतलब है कि 6 राग और 30 रागनी। भरत के अनुसार कितने राग और रागनी है? तो 6 राग और 30 रागनी। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा, वैदिक काल में संगीत को क्या संज्ञा दी गई है? वैदिक काल में संगीत को क्या संज्ञा दी गई है? ए में आपको है कला, बी में है शिल्प, डी में है भिन्नता और सी में है भिन्नता और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। बी कहने का मतलब है कि शिल्प। वैदिक काल में संगीत को कौन सी संज्ञा दी गई है? तो शिल्प की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा,
कि दक्षिणी भारतीय संगीत में मुख्य थाट कितने हैं। दक्षिणी भारतीय संगीत में मुख्य थाट कितने हैं। इसका आंसर आपको यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में 100% आपको देना है। यदि आप बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो इसका आंसर आपको देना ही पड़ेगा। नेक्स्ट प्रश्न में बच्चों ध्यान दीजिएगा, इसको हम लास्ट आंसर आपको बता देंगे। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था। प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था। ए में है वाग्यकर, बी में है नायक, सी में है गायक और डी में है कलावंत। अर्थात इसका आंसर हो जाएगा बच्चों डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि कलावंत है। प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था, तो कलावंत है। या किस गायक को कलावंत की उपाधि दिया गया था, तो आंसर क्या टिक आउट करिएगा, इचलंकर साहब को। ठीक है, इचलंकर साहब को। और नेक्स्ट प्रश्न आपका है कि प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था। प्राचीन समय में ध्रुपद गायक को क्या कहा जाता था, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों कलावंत। क्या बोला जाता था, कलावंत। ठीक है, और कलावंत की उपाधि किसको दिया गया था, इचलंकर साहब को, कृष्ण बुआ इचलंकर साहब को। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि प्राचीन समय में थाट को क्या कहते थे। प्राचीन समय में थाट को क्या कहते थे, तो ए में आपको है राग, बी में है प्रबंध, सी में है धातु और डी में है मेल। डी में क्या है आपका, मेल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि प्राचीन समय में थाट को क्या कहते थे, तो मेल कहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, समागम कितने स्वरों पर किया जाता है। समागम कितने स्वरों पर किया जाता है, 3, 8, 5, 7। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 3। समागम कितने स्वरों पर किया जाता है, तो 3 स्वरों पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रबंध के कितने भाग हैं। ध्यान दीजिएगा बच्चों, प्रबंध के कितने भाग हैं। ए में आपको है 3, बी में है 5, सी में है 4 और डी में है 6। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि 4। प्रबंध के कितने भाग हैं, तो 4 भाग हैं। भारतीय संस्कृति का आधार किसको माना जाता है। भारतीय संस्कृति का आधार किसको माना जाता है, तो पुराण, वेद, उपयुक्त दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। भारतीय संस्कृति का आधार किसको माना जाता है, तो पुराण और वेद दोनों को माना जाता है। जबकि आ जाए कि भारतीय संगीत का आधार किसको माना जाता है, तो सिर्फ आपको वेद टिक आउट करना पड़ेगा। क्या टिक आउट करना पड़ेगा, वेद। और यहाँ पर क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति का आधार किसको माना गया है, तो पुराण तो वेद दोनों सही है। सी नंबर आंसर इसका क्या है बच्चों, सही है। नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा, संगीतमय वेद कौन सा है। यदि आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं म्यूजिक टीचर का, तो इसका आंसर आपको 100% याद होना चाहिए कि संगीतमय वेद कौन सा है। तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा बच्चों, डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि सामवेद। क्या हो जाएगा, सामवेद। अर्थात किस वेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो क्या टिक आउट करिएगा, सामवेद में। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बीपीएससी म्यूजिक टीचर के लिए। ए में है संतूर, बी में है गिटार, सी में है विंजू और डी में है वीणा। डी में क्या है, वीणा। अर्थात वैदिक काल में किस वाद्य का प्रयोग होता था, तो वीणा का। किसका प्रयोग होता था, वीणा का। जो सरस्वती माता बजाते हैं वही वीणा है, जो नारद भगवान लिए रहते हैं। नारद भगवान की वीणा का नाम क्या है, महती वीणा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा कि उत्तरी पद्धति में तीव्र म को दक्षिणी पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। आपका बहुत ही बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न मित्रों कि उत्तरी पद्धति के तीव्र म को दक्षिणी पद्धति में किस नाम से जाना जाता है। तो ए में है शुद्ध म अलग लिखाएगा, शुद्ध म। बी में है प्रति म और सी में है तीव्रू म और डी में है तार म। अर्थात बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर। डी कहने का मतलब है कि तारमा। उत्तरी पद्धति के तीव्र म को दक्षिणी पद्धति में किस नाम से जाना जाता है,
तो तार म के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक एक गायक का अवगुण नहीं है? निम्न में से कौन जो है से गायक का अवगुण नहीं है? तो ए में आपको आवाज सुरीली होना चाहिए, तो सही है। बेताल गाना, बेसुरा गाना या नीरस गाना, बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो गुण अवगुण नहीं है तो आवाज सुरीली हो, यही आंसर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अवगुण नहीं हो मतलब गुण होना चाहिए। निम्न में से कौन सा एक गायक का अवगुण नहीं, अवगुण नहीं हो मतलब क्या? गुण होना चाहिए, उसका आवाज क्या होना चाहिए? सुरीली होना चाहिए। बेताल गाना गाएगा तो अवगुण हो जाएगा, बेसुरा गाना गाएगा तो अवगुण हो जाएगा, नीरस गाना गाएगा तो अवगुण हो जाएगा। अर्थात गायक का जो आवाज होना चाहिए वो सुरीली होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? सुरीली। नेक्स्ट प्रश्न है, जो अपने गुरु के शिक्षा में विकास कर अधिक ज्ञान अर्जित करता है उसे हम क्या कहते हैं? अति महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों, कि जो अपने गुरु के शिक्षा में विकास कर अधिक ज्ञान अर्जित करता है उसे क्या कहते हैं? उसको हम नायक कहते हैं। क्या कहते हैं? नायक कहते हैं। खलनायक भी गलत है, नायिका भी गलत है, गायक भी गलत है। मतलब जो अपने गुरु से शिक्षा ग्रहण कर विकास कर अधिक ज्ञान अर्जित कर उसको क्या बोलते हैं? हमें नायक बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेल राग वर्गीकरण के जनक किसको माना जाता है? ध्यान दीजिएगा मित्रों, मेल राग वर्गीकरण के जनक किसको माना जाता है? भरत साहब को, विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य को, सारंग देव जी को या भरत खंडे साहब को? अति महत्वपूर्ण है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा? बी। बी कहने का मतलब है विजयनगर के मंत्री माधवाचार्य जी को। अर्थात मेल राग वर्गीकरण के जनक किसको माना जाता है? तो माधवाचार्य जी को। किसको माना जाता है? माधवाचार्य जी को। माधवाचार्य जी कहाँ के मंत्री थे? तो विजयनगर साम्राज्य के मंत्री थे। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, लोचन ने कितने मेल माने हैं? अर्थात लोचन के अनुसार कितने मेल है? मेल को हम थाट भी बोलते हैं। ठीक है, लोचन ने कितने मेल माने हैं? तो ए में आपको ऑप्शन है 15, बी में है 19, सी में है 20 और डी में है 72। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, इसमें से कोई आंसर सही नहीं है। लोचन ने कितने मेल माने हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों 12। क्या हो जाएगा? 12। आपको याद रखना, ऑप्शन सभी के सभी ऑप्शन से मिसप्रिंट छप गए हैं। लोचन ने कितने मेल माने हैं तो कितना टिक करिएगा? 12। अर्थात लोचन के अनुसार कितने मेल हैं? 12, 1 दर्जन 12। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि अहोबल व श्रीनिवास ने कितने मेल माने हैं? या फिर अहोबल और श्रीनिवास के अनुसार मेलों की संख्या कितनी है? ए में आपका है 14, बी में है 10, सी में है 20 और डी में है 72। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 14। अबोहल व श्रीनिवास ने कितने मेल माने हैं? तो 14। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि असावरी राग की सलाह के समतुल्य है। असावरी राग की सलाह के समतुल्य है। तो मित्रों इसका ए में आपका जो ऑप्शन है मेघ कल्याणी, बी में है खरहर प्रिया और डी में है, सी में है नट भैरवी और डी में है गमन प्रिया। ठीक है, इसमें से बताइए कौन आंसर होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मित्रों 32 का सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि नट भैरवी। असावरी राग की सलाह के समतुल्य कौन सी राग है? तो नट भैरवी। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, कि हिंदुस्तानी का मारवा राग कर्नाटक के किस तरह को कहते हैं? ठीक है, तो ए में आपका है गमन प्रिया, बी में आपका है खरहर प्रिया, सी में है हनुमात तोड़ी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर गमन प्रिया। क्या हो जाएगा? गमन प्रिया। अर्थात कहने का मतलब है बच्चों कि हिंदुस्तानी का मारवा राग कर्नाटक के किस राग की तरह है? तो गमन प्रिया के समान। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न पर आप ध्यान दीजिएगा। संकीर्ण जाति की ताल के लिए लघु के कितने मात्रा होते हैं? ठीक है, संकीर्ण जाति की ताल के लिए लघु के कितने मात्रा होते हैं? तो ए में आपको ऑप्शन है बच्चों 7, बी में आपका ऑप्शन है
5 और सी में है 9 और डी में इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर। सी कहने का मतलब है कि 9। सी कहने का मतलब क्या है 9, अर्थात संकीर्ण जाति की ताल के लिए लघु के कितने मात्रा माने गए हैं, तो 9 माने गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, इनमें से कौन सा एक थाट नहीं है, इनमें से कौन सा एक थाट नहीं है। ए में है भैरव, बी में है तोड़ी, सी में है काफी और डी में है मालकौंस। मालकौंस आपको राग है, ठीक है। इसका अर्थात आंसर क्या हो जाएगा डी नंबर। इनमें से कौन सा एक थाट नहीं है, मालकौंस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों ध्यान दीजिएगा, किस थाट में रे ध कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं। किस थाट में रे ध कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं, तो ए में आपका ऑप्शन है काफी, बी में असावरी, सी में मारवा, डी में भैरव। इसमें से कोई आंसर सही नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा बच्चों पूर्वी। क्या हो जाएगा पूर्वी, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, किस थाट में रे ध कोमल और शेष स्वर शुद्ध होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों पूर्वी। क्या आंसर हो जाएगा पूर्वी। नेक्स्ट प्रश्न है कि व्यंकटमुखी ने कितने थाट की रचना की है, अर्थात व्यंकटमुखी के अनुसार थाटों की संख्या कितनी है। तो ए में आपका ऑप्शन है बच्चों 72 और बी में है 85, सी में है 10 और डी में है 20। इसका आंसर क्या हो जाएगा बताइए, ए नंबर आंसर हो जाएगा, अर्थात 72। कितना हो जाएगा 72। व्यंकटमुखी ने कितने थाटों की रचना की है, तो 72। कितना 72 थाटों की रचना किए हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि आपका नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि राग गंगा वर्गीकरण के जनक किसको माना जाता है। तो ए में है कृष्ण, बी में है नारायण मोरेश्वर और सी में है भरत और डी में विष्णु नारायण भरत खंडे साहब है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर। क्या हो जाएगा बी कहने का मतलब है कि नारायण मोरेश्वर। राग रागनी वर्गीकरण के जनक किसे माना जाता है, तो नारायण मोरेश्वर। नारायण मोरेश्वर। नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों कि ध्रुव मह तथा त्रिपुटी किस पद्धति के ताल हैं। तो इसका ए में आपको है कर्नाटक पद्धति, बी में है उत्तरी पद्धति, सी में है रविंद्र संगीत और डी में इनमें से कोई नहीं। अर्थात आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि कर्नाटक पद्धति। एक प्रश्न का और आप कौन सा इसमें बताते जाते हैं कि रविंद्र संगीत पद्धति के जनक कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही हैं। रविंद्रनाथ टैगोर साहब ही हैं। और कर्नाटक संगीत का पितामह किसको बोला जाता है या जनक किसको बोला जाता है, तो पुरंदर दास को। किसको बोला जाता है पुरंदर दास को। नेक्स्ट प्रश्न पर बच्चों ध्यान दीजिएगा कि दक्षिणी पद्धति में काकपद का चिन्ह क्या है। दक्षिणी पद्धति में काकपद का चिन्ह क्या है, तो ए में आपको है 0 जो कि आपका आंसर ही नहीं है, बी में आपका इंटू का साइन और सी में है 1। अर्थात इसका आंसर क्या हो जाएगा इंटू का साइन अर्थात बी क्रॉस, ठीक है। दक्षिणी पद्धति में काकपद का चिन्ह क्या है, तो क्रॉस। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, खंड जाति के लिए लघु की कितनी मात्रा मानी गई है। खंड जाति के लिए लघु की कितनी मात्रा मानी गई है, 5, 9, 7, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा मित्रों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि 5। ये कहने का मतलब क्या है 5। खंड जाति के लिए लघु की कितनी मात्रा मानी गई है, तो 5 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, मुख मुद्रा बनाना नायक में गाना गायक का एक अवगुण है, ठीक है। मुख्य मुद्रा बनाना गायक में गाना गायक का एक अवगुण है। क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दिया है ताकि लड़कों को फंस जाए। इसी तरीका का क्वेश्चन आपसे पूछने की उम्मीद ज्यादा है। अर्थात ए में आपका है गुण, बी में आदत, सी में है अवगुण और डी में है गायकी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों सी नंबर, मतलब अवगुण ही है। और देखने ही में उड़ंग भड़ंग क्वेश्चन लग रहा था, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आपका है, वैदिक काल में
गंधर्व किन्नर गायन में जिस ताल का प्रयोग होता है उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। तो इसका ए में है आपको प्रस्तवा, बी में है चानुक, सी में हुकार और डी में इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों बी नंबर चानुक। क्या हो जाएगा, चानुक। वैदिक काल में गंधर्व किन्नर गायन में जिस ताल का प्रयोग होता था उसे क्या कहते हैं, चानुक कहते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि हनुमत मत के अनुसार राग रागनी की संख्या कितनी है। हनुमत मत के अनुसार राग रागनी की संख्या कितनी है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा 6 और 30 है। और भरत जी के अनुसार भी राग रागनी की संख्या बच्चों कितना है, तो 30 ही है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में कितने स्वर माने गए हैं। उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में कितने स्वर माने गए हैं। तो ए में है 10, बी में है 12, सी में है 7 और डी में है 15। तो कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, 12। कितना हो जाएगा, 12। उत्तरी भारतीय और कर्नाटक संगीत में कितने स्वर माने गए हैं, तो 12 माने गए हैं, जिसमें मूल स्वर की संख्या कितने हैं, 7 है। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि बिलावल राग कर्नाटक संगीत में किस राग के समान है। बिलावल राग कर्नाटक संगीत में किस राग के समान है। तो ए में आपको है धीर शंकर भरण, बी में है खरहर प्रिया, डी में है हनुमात तोड़ी और सी में है डी में है सोहनी। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ए कहने का मतलब है कि धीर शंकर भरण बिलावल राग कर्नाटक संगीत में किस राग के समान है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा, धीर शंकर भरण। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों, शिव अथवा सोमेश्वर ने कितने राग और रागनी माना गया है। शिव अथवा सोमेश्वर ने कितने राग और रागनी माना गया है। अर्थात शिव अथवा सोमेश्वर के अनुसार राग और रागनी की संख्या कितनी है, तो 6 और 36 है। अब भरत जी के अनुसार 6 और 30 है। भरत जी के अनुसार राग की संख्या 6 और रागनी की संख्या 30 माना गया है, जबकि शिव तथा सोमेश्वर ने राग और रागनी की संख्या कितना माना है, 6 और 36 माना है। ठीक है, इस प्रकार आपका आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। अर्थात भरत जी के अनुसार राग और रागनी की संख्या 6 और 30 है, जबकि शिव तथा सोमेश्वर के अनुसार राग और रागनी की संख्या 6 और 36 है। नेक्स्ट प्रश्न मित्रों कि साम गायन करने वाले को क्या कहा जाता है। साम गायन करने वाले को क्या कहा जाता है। ए में उदागता, बी में कलावंत, सी में है धूप दिए और डी में है प्रस्ताव। इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ए नंबर। ये कहने का मतलब है मित्रों कि उदागता, साम गायन करने वाले को क्या कहते हैं, उदागता कहते हैं। क्या कहते हैं, उदागता। नेक्स्ट प्रश्न आपके लिए है कि भरत ने कितने राग और रागनी माना है। देखिए हम बिफोर आंसर आपको बता दिए थे कि भरत के अनुसार राग और रागनी की संख्या कितनी है। तो राग आपको कितना है, 6, राग की संख्या कितना है 6 और रागनी की संख्या कितना 30 है। ठीक है, अर्थात भरत ने कितने राग और रागनी माने हैं, तो 6 और 30 है। और यहाँ पर शिव तथा सोमेश्वर ने कितने राग और रागनी माने हैं, तो 6 राग और 36 रागनी। इसके बाद ध्यान दीजिएगा एक और क्वेश्चन आपको है कि हनुमत मत के अनुसार राग और रागनी की संख्या कितने हैं, तो 6 और 30 है। अर्थात देखिए एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा, हनुमत मत के अनुसार 6 और 30 राग रागनी है और भरत जी के अनुसार भी 6 और 30 राग रागनी है। ठीक है, शिव तथा सोमेश्वर के अनुसार जैसे 6 और 36 राग रागनी है। इस प्रकार शिव और सोमेश्वर के अनुसार 6 और 36 राग रागनी है, हनुमत के अनुसार और भरत के अनुसार 6 और 30 राग रागनी है। ऐसे आपको याद करना, तब आपको 100% याद हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बच्चों कि परफेक्ट इंटरवल किसे कहते हैं। परफेक्ट इंटरवल किसे कहते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ब और स को। ब और स को हम क्या बोलते हैं, परफेक्ट इंटरवल बोलते हैं। ब और स को क्या बोलते हैं, परफेक्ट इंटरवल बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आज का लास्ट प्रश्न है बच्चों कि उत्तरी भारतीय संगीत में कितने ठाठ माने गए हैं। ध्यान दीजिएगा, उत्तरी भारतीय संगीत में कितने ठाठ माने गए हैं, बताइए क्या आंसर होगा।
ए में आपको है 10, बी में है 19, सी में है 12 और डी में है 72। अर्थात उत्तरी भारतीय संगीत में ठाठों की संख्या कितनी है? तो कितना टिक आउट करिएगा? 10। कितना टिक आउट करिएगा? 10। उत्तरी भारतीय संगीत में ठाठों की संख्या बच्चों कितनी मानी गई है? तो 10 मानी गई है। इस प्रकार आप वीडियो को अंतिम समय तक देखें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक अति आवश्यक सूचना कि यदि आप 100% आंसर याद कर लेना चाहते हैं वीडियो देखते समय ही, तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप आंसर लगातार देते रहिए। जैसे कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्वेश्चन आपका है, उत्तरीय भारतीय संगीत में कितने ठाठ हैं? उत्तर भारतीय संगीत में कितने ठाठ है? कुछ हम गैपिंग आपको छोड़ देते हैं, तब तक आप कमेंट बॉक्स में क्या करिए कि नीचे आप ऐसे 10 लिख दिया कीजिए, सेंड कर दीजिए। इसके बाद हम कुछ समय के बाद आपको हम आंसर दे देते हैं 2-4 सेकंड के बाद। इससे फायदा आपको यह है कि आपको 100% आपको पता चल जाएगा कि मेरा दिया हुआ आंसर सही है या गलत है। सही है तो अच्छी बात है, यदि गलत है तो आपको 100% उसी वक्त याद हो जाएगा। ठीक है मित्रों, इस प्रकार आज का क्लास यहीं पे समाप्त किया जा रहा है। तब तक आप स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए और हर प्रश्न पर ध्यान देते रहिए और हर क्वेश्चन को याद करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।